हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मलेशियाई विदेश मंत्री ने भारत को दी है बहुत बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, बताएंगे किस मुद्दे पर। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां भारत को बेचा रिकॉर्ड तेल। अब रूस में भारतीय स्टोर्स खोलने पर हो रही है बात। बड़ी खबर दोस्तों, ब्रिक्स में पुतिन ने कह दी है बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर हमले की बड़ी तैयारी में है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर बताएंगे, चीन के लड़ाकू विमान खदेड़े गए हैं दोस्तों। और साथ में आपको बताएंगे जहां पर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है दोस्तों। बताएंगे उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है सीएम का आवास। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर नया ट्रैफिक नियम लागू किया गया है दोस्तों, जहां पर अगर आप भी करने वाले हैं ये गलती दोस्तों तो 5,000 रुपए का चालान काटा जा सकता है दोस्तों। और सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां मलेशियाई विदेश मंत्री ने भारत को किया आगाह, कहा हो सकता है रिएक्शन। बता दे दोस्तों, पैगंबर पर बीजेपी नेताओं की विवादित टिप्पणी को लेकर आधिकारिक रूप से विरोध जता चुके इस्लामिक देश मलेशिया ने एक बार फिर से इस्लामोफोबिया पर बयान दिया है दोस्तों। मलेशिया के विदेश मंत्री दातुक सेरी सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने कहा है कि भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया का दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र और अन्य देशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मलेशियाई विदेश मंत्री ने यह बातें अपने 3 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान मलेशिया की समाचार एजेंसी बरनामा से बातचीत में कही है दोस्तों। सैफुद्दीन भारत एशियन देशों की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक के लिए भारत में थे। जी हाँ दोस्तों, मलेशियाई समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि एशियन देशों में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है और इस तरह की इस्लामोफोबिक घटनाएं मुस्लिमों को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि आजकल खबरें तेजी से फैलती हैं। उन्होंने कहा कि भारत में होने वाली चीजों का असर हो सकता है, अगर हम सावधान नहीं रहे तो प्रतिक्रिया हो सकती है, और यही बात हम नहीं चाहते। यानी कि दोस्तों भारत को इन्होंने आगाह करने की कोशिश की है इस्लामोफोबिया पर। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? राय सुझाव जरूर दीजिएगा। लेकिन काफी लोग दोस्तों हमको कमेंट में कह रहे थे कि नुपुर शर्मा ने विवादित बयान नहीं दिया है बल्कि एक्शन का रिएक्शन दिया है। कितने भाई बहन इसको मानते हैं दोस्तों? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो के लिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर भारी मात्रा में हमेशा की तरह शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और जो शेयर करते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत को बेचा रिकॉर्ड तेल। अब रूस में भारतीय स्टोर्स खोलने पर हो रही है बात। ब्रिक्स में कहा पुतिन ने बड़ी बात। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत समेत ब्रिक्स देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने भारत को रिकॉर्ड तेल की सप्लाई की है, अब हम भारतीय चेन स्टोर्स को रूस में खोलने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी बिजनेस सर्किल और ब्रिक्स देशों की बिजनेस कम्युनिटी के बीच संपर्क में तेजी आई है। यही कारण है कि रूस का व्यापार ब्रिक्स देशों के साथ तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिक्स की बैठक में रूस, भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी हां दोस्तों, पुतिन ने कहा है कि सभी समस्याओं और कठिनाइयों के बावजूद ब्रिक्स देशों के व्यवसाय, व्यापार, वित्त और निवेश के क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को लगातार बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि रशियन फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम ब्रिक्स देशों के बैंकों को जोड़ने के लिए खुली है। दरअसल यूक्रेन पर हमले के कारण रूसी बैंकों को अंतरराष्ट्रीय स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में रूस ने दूसरे देशों के बैंकों के साथ लेन देन करने के लिए नए फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम को तैयार किया है। यानी कि दोस्तों रशिया का साफ कहना है कि भारत को हमने अब तक रिकॉर्ड तेल बेचा है, लेकिन अब हम अपने रूस में भारतीय स्टोर्स को खोलने पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों थैंक यू पुतिन कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, भारत के फायदे के लिए सोचने को लेकर। दोस्तों चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बड़े हमले की तैयारी में है ड्रैगन। ताइवान में घुसे चीन के लड़ाकू विमान खदेड़े गए। जी हाँ
दोस्तों ताइवान में एक बार फिर चीन ने अपने 29 लड़ाकू विमान भेजे हैं दोस्तों। चीन ताइवान के इलाके को खुद एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन घोषित कर दिया गया है दोस्तों। ताइवान के एयर स्पेस में चीन के लड़ाकू विमान और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट उड़ते दिखाई दिए। इस साल चीन की ये तीसरी बार हरकत है दोस्तों जबकि उसने बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान ताइवान में भेजे हैं। चीन की ये हरकत पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, ताइवान का दावा है कि उसने चीन के विमानों को अपने जेट से खदेड़ दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका कई बार आशंका जता चुका है कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने यह भी खुला ऐलान कर दिया है कि अगर ऐसा होता है तो वो ताइवान की मदद के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और ताइवान की मदद के लिए नॉर्मली अपना सेना भेज देगा। जी हाँ दोस्तों, चीन के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता ने दावा किया था कि एक ऑडियो क्लिप में चीन की गुप्त योजना कैद है। उन्होंने 57 मिनट की एक ऑडियो क्लिप जारी की थी और दावा किया था कि इसमें चीन के टॉप 10 अधिकारी ताइवान पर हमले की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में ताइवान भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, लेकिन लगातार ताइवान पर चाइना के हमले और चाइना का ताइवान में घुसपैठ करना दोस्तों आने वाले समय में बहुत बड़े झड़प का अंदेशा दे रहा है। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस प्रकार से अमेरिका पहले से कहता था दोस्तों यूक्रेन को लेकर कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो हम यूक्रेन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, क्या सेम थिंग ताइवान के साथ भी होगा दोस्तों? क्या चाइना ताइवान पर अटैक करेगा दोस्तों, उसके बावजूद भी अमेरिका देखता रह जाएगा या फिर ताइवान के साथ कुछ अलग ही होगा? आपकी क्या राय हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने भाई और बहनों को लगता है कि अमेरिका की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और कितनों को लगता है करना चाहिए, हमें बताना मत भूलिएगा। आप लोग चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन पर रूस के बढ़ते गोलाबारी से डरा फिनलैंड। सैन्य प्रमुख ने कहा अगर हमला हुआ तो हम भी युद्ध के लिए हैं तैयार। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 4 महीने पूरे होने वाले हैं दोस्तों। इसी बीच रूस ने डोनबास क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए गोलाबारी तेज कर दिया। बुधवार को एक ही दिन के अंदर रूस ने माइकोलेव शहर में 7 मिसाइलें गिरा दी। हमले की इस तीव्रता को देखते हुए फिनलैंड के सैन्य प्रमुख जनरल टीमो कीविनेन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर रूस हमला करता है तो हम पूरी मजबूती से युद्ध में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि फिनलैंड के लोग उड़ने के लिए तैयार है और हमने युद्ध के लिए गोला बारूद तैयार कर लिए हैं। जी हां, कीविनेन ने कहा है कि फिनलैंड ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही सैन्य स्तर पर अच्छी तैयारी की है और इस देश की 1940 के दशक में रूस से 2 बार जंग भी हो चुकी है। अगली खबर की बात करें, जहां पर रूस के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहा है यूक्रेन ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से लगी भीषण आग। जी हां दोस्तों, यूक्रेन से लगे दक्षिण पश्चिम रूस में ड्रोन हमले से बुधवार को एक रिफाइनरी में आग लग गई दोस्तों। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। रूस ने बताया है कि रिफाइनरी की आग पर जल्द काबू पा लिया गया है दोस्तों। आग ने रोस्तोव ऑन डॉन क्षेत्र में नोवोशक्टिंस्क तेल प्रसंस्करण संयंत्र और औद्योगिक उपकरणों को अपने चपेट में ले लिया। अधिकारियों ने बताया है कि दर्जनों दमकल कर्मियों ने आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया और इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। रिफाइनरी ने इस हमले को आतंकवादी कृत्य करार देते हुए एक बयान में कहा है कि आग 2 ड्रोन से किए गए हमले के कारण लगी थी। अगली खबर की बात करें, जहां पर अफगानिस्तान में भूकंप ने मचाई भारी तबाही, 1000 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा जख्मी। जी हां दोस्तों, भूकंप ने अफगानिस्तान में भयंकर तबाही मचाई है दोस्तों। देर रात आए भूकंप में करीब 1000 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी है दोस्तों। ये दावा आपदा प्रबंधन विभाग के डिप्टी मिनिस्टर मौलवी शरफुद्दीन ने किया है। इससे पहले 255 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही थी। भूकंप के ये झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई थी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हर संभव मदद के लिए तैयार की बात कही है दोस्तों। आपको बता दें अफगानिस्तान में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है दोस्तों, जिसके बाद इसी क्रम में पीएम मोदी जी ने भी दुख जताते हुए बुधवार को कहा कि भारत जल्द से जल्द हर संभव आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है। जी हां दोस्तों, मोदी जी ने अपने ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान में आज विनाशकारी भूकंप की खबर से गहरा दुख हुआ। कीमती जानों के नुकसान पर मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में कहा कि भारत मुश्किल समय में अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है और जल्द से जल्द हर संभव आपदा राहत
सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अगस्त में नेपाल की यात्रा पर जाएंगे भारतीय सेना प्रमुख, मानद जनरल की उपाधि से होंगे सम्मानित। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे अगस्त में नेपाल यात्रा पर जाएंगे दोस्तों। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस दौरान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी उन्हें नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित करेंगी। प्रस्तावित यात्रा की तिथि और विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी अभी नहीं दी गई है दोस्तों। नेपाली सेना के सूत्रों ने बताया है कि यात्रा होनी है, लेकिन जब तक विदेश मंत्रालय से आधिकारिक सूचना नहीं मिलती है वो इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, जनरल एम नरवणे जी के सेवानिवृत्त होने के बाद जनरल पांडे ने 30 अप्रैल को 29वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी जी। इस दौरान करेंगे यूएई की भी यात्रा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 और 27 जून को G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के स्लॉस एल्मो का दौरा करेंगे और भारत वापस आने के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भी करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के निमंत्रण पर पीएम मोदी जी देश की यात्रा कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 सत्रों में बोलने की उम्मीद है, जिसमें पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र शामिल है। जी हाँ, G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी जी 28 जून 2022 को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा भी करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी जी संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर अपनी व्यक्तिगत संवेदना व्यक्त करेंगे। ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, एडवांस में मोदी जी को हैप्पी जर्नी जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां पर IMF से कर्ज को लेकर बड़ी खबर, पाकिस्तान सरकार और IMF में हुई रजामंदी, लोगों पर पड़ेगी अब तगड़ी मार। जी हां, कर्ज की अगली किस्त जारी करने के सवाल पर पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बीच समझौता हो जाने की खबर है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया के एक हिस्से में छपी खबर के मुताबिक इसका ब्यौरा शुक्रवार या अगले सोमवार तक सामने आएगा। शहबाज शरीफ सरकार सत्ता में आने के बाद से IMF से कर्ज की किस्तें हासिल करने के लिए हाथ पांव मार रही थी। जी हां दोस्तों, समझा जाता है कि IMF ने इसके लिए कई शर्तें उसके सामने रखी थी। ताजा खबर के मुताबिक मंगलवार रात दोनों पक्षों में सहमति बन गई, लेकिन ये पूरी तरह मालूम नहीं हो सका है कि IMF की किन शर्तों को पाकिस्तान सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर दिवालिया हो गया श्रीलंका, पीएम विक्रम सिंघे ने माना अब क्या होगा इनका अगला कदम। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने मान ही लिया है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह गई है। जी हां दोस्तों, और अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ समझौता करना ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका इस समय बहुत ही गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। देश फ्यूल, गैस, बिजली और खाद्यान्न की समस्या से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से अब फ्यूल खरीदने की क्षमता नहीं बची है। दिवालिया हो चुके श्रीलंका के लिए सहारा केवल फ्रेंच फंड का एग्रीमेंट करना ही है दोस्तों। श्रीलंका का आने वाले महीने में $6 अरब की जरूरत है, जिससे कि वो मूलभूत चीजें खरीद सके, आयात का बिल भर सके और अपनी मुद्रा को स्थिर रख सके। अगली बड़ी खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां पर पीएम विक्रम सिंघे ने संसद में कहा कि भारत से मिली मदद धर्मार्थ दान नहीं बल्कि चुकाना होगा ये कर्ज। जी हां, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने बुधवार को संसद को बताया है कि भारत द्वारा दी गई वित्तीय सहायता धर्मार्थ दान नहीं है और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश के पास इन ऋणों को चुकाने की योजना होनी चाहिए। 1948 में स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमने भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत $4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है। हमने अपने भारतीय समकक्षों से अधिक कर्ज सहायता का अनुरोध किया है, लेकिन भारत भी इस तरह से लगातार हमारा साथ नहीं दे पाएगा। यहाँ तक कि उनकी सहायता की भी अपनी सीमाएं हैं। दूसरी ओर हमारे पास भी इन कर्जों को चुकाने की योजना होनी चाहिए और ये धर्मार्थ दान नहीं है। ऐसे में दोस्तों, इसे कहते हैं एक जिम्मेदार देश का प्रधानमंत्री जो गर्त में जाने के बावजूद भी दोस्तों तरीके की बात कर रहे हैं और कर्ज को चुकाने की बात कर रहे हैं दोस्तों, ना कि पाकिस्तान के पीएम की तरह बस कर्ज लेते जाओ, चुकाना कैसे है उसकी
की चिंता कल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही नीति है पाकिस्तान की, इसीलिए हर एक पाकिस्तान के नागरिकों पर लाखों रुपए का कर्ज पाकिस्तान की सरकार ने चढ़ा दिया है। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां भारत रूस की दोस्ती ने एक साल में किया कमाल, अमेरिकी सख्ती के बीच तिगुना कारोबार। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों के बीच भारत रूस से सस्ते में इसका आयात बढ़ा रहा है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ी और ये कई महीने से $100 प्रति बैरल के पार बना हुआ है। हालांकि अमेरिका व उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस का क्रूड ऑयल सस्ता है। इसका फायदा भारत और चीन जैसे देश उठा रहे हैं। क्रूड ऑयल की बढ़ी इस खरीद के चलते अप्रैल महीने में रूस से भारत का कुल आयात बिल बढ़कर $2.5 बिलियन पहुंच गया है। दोस्तों, जो ठीक एक साल पहले की तुलना में 3.3 गुना है। ऐसे में बहुत बड़ी खबर दोस्तों, भारत ने बिना किसी प्रतिबंधों के, बिना किसी डर के और बिना किसी भी प्रकार के दबाव के दोस्तों ये काम करके दिखाया है। भारत ने जता दिया है कि भारत एक स्वतंत्र देश है, वो किसी के दबाव में नहीं आ सकता। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर देश में मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों आप लोग, और वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है। अगली खबर की बात करें, जहां पर सऊदी अरब और तुर्की में बढ़ रही है दोस्ती, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जाएंगे अंकारा। जी हाँ दोस्तों, इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्यिक दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 में हत्या के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तुर्की के दौरे पर जा रहे हैं। दोस्तों, प्रिंस सलमान का यह दौरा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन के रियाद दौरे के एक महीने के बाद हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि वो अंकारा पहुंच भी चुके हैं दोस्तों, और इनकी मीटिंग जारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एर्दोगन का अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदुओं में से एक के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करना मजबूरी बन गई है। एर्दोगन का ये फैसला बड़े पैमाने पर इकोनॉमी और ट्रेड से प्रेरित है। आम चुनाव से एक साल पहले तुर्की के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है दोस्तों, जो एर्दोगन के 2 दशक के शासन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ईरान से जंग की तैयारी में जुटा इजराइल पश्चिमी एशिया में बना रहा अपना नाटो मेड। जी हाँ दोस्तों, ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने ऐलान किया है कि वो पश्चिमी एशिया में एक नया एयर डिफेंस अलायंस बनाने जा रहा है। इस नए गठबंधन को मिडिल ईस्ट एयर डिफेंस अलायंस का नाम दिया गया है। इस गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका करेगा और इसमें इजराइल के अलावा यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र भी शामिल हो सकते हैं। इन सभी देशों का ईरान के साथ तनाव चल रहा है। सऊदी अरब के इजराइल से अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन वो इजराइल के बनाए एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर चीन से तनाव के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों के बीच बड़ी बैठक। दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी हुआ बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष रिचर्ड मार्लेस के बीच बुधवार को दोस्तों बहुत बड़ी द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी, मुक्त, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के कॉमन दृष्टिकोण पर चर्चा हुई। दोस्तों, राजनाथ सिंह बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करते हैं, एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान दृष्टिकोण भी रखते हैं। बड़ी खबर दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिकी सेना के हनुमान जी बनेंगे एलोन मस्क। चीन से जंग हुई तो 60 मिनट में कहीं भी पहुंचा देंगे हथियार। जी हाँ, अंतरिक्ष में धड़ाधड़ सैकड़ों उपग्रह छोड़ रहे दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क अमेरिकी सेना के लिए हनुमान जी की भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के लीक हुए दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि पेंटागन एलोन मस्क के स्टारशिप रॉकेट का एक बेड़ा तैयार करना चाहती है, जिसके जरिए अमेरिकी हथियारों और अन्य सैन्य साजो सामान को दुनिया में कहीं भी 60 मिनट के अंदर सामान पहुंचाया जा सकता है। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां पर कोरोना के डरावने आंकड़े, दिल्ली मुंबई में बजी खतरे की घंटी, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस एक बार फिर पैर पसारता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात चाहे दिल्ली एनसीआर की हो या आर्थिक राजधानी मुंबई की, कोरोना के बढ़ते मामलों ने दोनों ही शहरों में चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1383 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। दोस्तों, इसी के साथ पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 7.22 पर पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके
इसके अलावा आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 20% तक पहुंच गया है दोस्तों। आज वहां एक दिन में कोरोना के 1648 नए केस सामने आए हैं। कल मुंबई में 96 कोरोना के मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां महाराष्ट्र में बड़ी हलचल तेज। उद्धव ठाकरे ने छोड़ा सीएम का आवास, मतोश्री के लिए निकले। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा बुधवार को भी जारी रहा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सरकारी आवास पर बैठकों का दौर चलता रहा। इसके बाद उन्होंने फेसबुक लाइव होकर राज्य की जनता को संबोधित किया। इस दौरान इमोशनल कार्ड खेलते हुए उन्होंने शिवसेना का अगर कोई भी विधायक मुझसे कह दे तो मैं मुख्यमंत्री क्या पार्टी अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन कोई मेरे साथ धोखा ना करे। अगर कोई शिव सैनिक सीएम बनता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। हालांकि देर रात उन्होंने सीएम आवास छोड़ दिया। वो अपनी पत्नी और अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ सामान लेकर मतोश्री चले गए। वहीं मतोश्री के बाहर खड़े समर्थकों ने उनके लिए नारे लगाए, तो वहीं आदित्य ठाकरे ने विक्ट्री साइन दिखाकर समर्थकों का उत्साह बढ़ाया। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने कहा शिवसेना ने नहीं छोड़ा हिंदुत्व। जी हां दोस्तों, फेसबुक लाइव के दौरान कहा कि शिवसेना ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हिंदुत्व हमारी सांस में है। अभी यह बताने का समय नहीं है कि किसने हिंदुत्व के लिए क्या किया। मैं बाला साहेब हिंदुत्व को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संजय रावत ने कहा है कि इस्तीफा तो नहीं देंगे उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे की फेसबुक लाइव के बाद चर्चा होने लगी कि सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि शिवसेना सांसद संजय रावत ने मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो वो बहुमत साबित करेंगे। तो वहीं इससे पहले संजय रावत ने कहा था कि महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां बन रही हैं वे विधानसभा भंग होने की तरफ लेकर जा रही हैं। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए? दोस्तों हाँ या ना में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। साथ ही आपको बता दें, जहां ठाकरे को एकनाथ शिंदे ने दिया करारा जवाब, कहा हिंदुत्व फॉरएवर, यानी हिंदुत्व हमेशा के लिए। साथ ही कहा एमवीए सरकार में सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस को हुआ फायदा, शिव सैनिक हुए कमजोर। जी हां दोस्तों, एकनाथ शिंदे ने ठाकरे को जवाब देते हुए कहा कि पिछले 2.5 सालों में एमवीए सरकार में सिर्फ सहयोगी दलों को ही फायदा मिला है, जबकि शिवसेना और शिव सैनिकों का नुकसान ही हुआ है। इस दौरान सहयोगी पार्टियां मजबूत हुई हैं, जबकि शिवसेना और शिव सैनिक कमजोर हुए हैं। जबकि सहयोगी दल मजबूत हो रहे हैं। शिवसेना का व्यवस्थित रूप से गबन किया जा रहा है। पार्टी और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए अस्वाभाविक मोर्चे से बाहर निकलना जरूरी है। महाराष्ट्र के हित में अभी निर्णय लेने की जरूरत है। ऐसे में दोस्तों, किसको महाराष्ट्र में बहुमत के साथ सरकार बनानी चाहिए? दोस्तों कौन सी पार्टी आप देखना चाहते हैं जो महाराष्ट्र में सरकार बनाए? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों देखते हैं क्या राय है हमारी भारत की जनता की। अगली खबर की बात करें, जहां पर रामपुर आजमगढ़ में आज वोटिंग होनी है। दोस्तों अखिलेश आजम की सपा का लाल किला बचेगा या योगी जी लहराएंगे भाजपा का भगवा? जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कब्जे वाली 2 लोकसभा सीट रामपुर और आजमगढ़ में आज उपचुनाव के लिए मतदान होना है। रामपुर सीट आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई थी, जबकि आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था। दोनों अब यूपी विधानसभा के सदस्य बन गए हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच ही सीधी लड़ाई है, क्योंकि बसपा नहीं लड़ रही है। दोस्तों आजमगढ़ में बीजेपी एसपी के मुकाबले में बीएसपी का त्रिकोण है। ऐसे में अब ये देखना होगा दोस्तों कि कौन जीतता है ये सीट। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में सुझाव दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर ईडी ने मानी सोनिया गांधी की मांग, पूछताछ के लिए नई तारीख जारी करेगा प्रवर्तन निदेशालय। जी हां, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की मांग मानते हुए उन्हें पेशी से कुछ समय की छूट दे दी है। सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से आग्रह किया था कि उनकी पेशी की तारीख कुछ हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दी जाए, जिसके बाद ईडी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सावधान, नया ट्रैफिक नियम आया है। दोस्तों तुरंत आपको जानने की आवश्यकता है, वरना कभी भी आपका 5,000 रुपए का चालान काटा जा सकता है। जी हां, दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी लेकर निकले तो 5,000 रुपए का लगेगा जुर्माना। नया ट्रैफिक नियम है ये। जी हां, दिल्ली सरकार राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन दौड़ते वाहनों पर सख्त नजर आ रही है। दोस्तों सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर चलती गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने ये कदम बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों के चलने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया है। दिल्ली सरकार की नई एसओपी के मुताबिक अगर कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नजर आया तो पहली बार
में उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो वहीं अगर कोई वाहन चालन दूसरी बार यही अपराध करता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही 1 साल तक की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कृपया करके इन बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर बिहार में यात्रियों को बड़ी राहत, अग्निपथ पर बवाल थमने के बाद पटरी पर लौटी 90% ट्रेनें। जी हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में मचे बवाल के शांत होने के बाद अब बिहार के प्रमुख स्टेशनों से ट्रेनों की आवाजाही काफी हद तक बहाल हो गई है। अभी पूरी क्षमता से पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह शुरू न होने देने से दैनिक यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार की लंबी दूरी की लगभग 90% ट्रेनों का आवागमन शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिली है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।